हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, या एग्जैक्टली ऐसे ही या इसके जैसे कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है और आपको ये पता है कि कैसे इसको निकालना है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे। 51 क्वेश्चन लेते हैं। एक मद की वार्षिक मांग 3200 इकाइयाँ हैं। इकाई लागत 6 रुपये तथा सामग्री वहन लागत 25% वार्षिक है। यदि एक आदेश की लागत 150 रुपये हो तो मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित कीजिए। द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3,200 units. The unit cost is ₹6 and the inventory carrying cost is 25% per annum. If the cost of an order is ₹150, determine EOQ. तो आपको क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि मितव्ययी आदेश मात्रा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें पता था कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,200 यूनिट्स हम लिख लेंगे। प्राइस कितना 6 दे रखा है। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए कितना बताया था, 25% है प्राइस के, तो 6 का 25% निकालिएगा, कितना आएगा 1.50। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितनी है, ₹150 पर ऑर्डर। अब इसको निकालने क्या करेंगे, EOQ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, √2 R इंटू CO अपॉन CC। CC हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग, CO हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। फॉर्मूले में रख देंगे, रूट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 800 यूनिट्स आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का EOQ निकालने का है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट दे रखी है वो मंथली दे रखी है कि एनम दे रखी है। मंथली है तो उसे एनम में चेंज कर लीजिएगा, और अगर डायरेक्ट CC नहीं दे रखी है तो उसे कैसे निकाला जाएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपका फॉर्मूला यही लगेगा हर जगह पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विवरण से पुनादेश स्तर ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है आपका, नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है, मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे। क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका 140 यूनिट्स का दे रखा था, इंटू हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। 10 to 14 दे रखा था, जो आपका 10 हो जाएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा, 14 हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेना है हमको, तो 14 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1960 यूनिट्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न विवरण से न्यूनतम स्टॉक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लिमिट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, रीऑर्डर लेवल निकाला था। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लिमिट निकालनी है। क्वेश्चन में आपके कुछ भी पूछ सकता है, रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम स्टॉक है या मैक्सिमम स्टॉक है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आपका वही चीज़ें दे रखी है, मैक्सिमम कंजप्शन है, नॉर्मल कंजप्शन है, मिनिमम कंजप्शन है, रीऑर्डर पीरियड है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। मिनिमम स्टॉक को निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक लिमिट इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल इससे पहले के ही क्वेश्चन में हमने निकाला था, सेम वही क्वेश्चन है आपका। 1960 था और नॉर्मल कंजप्शन है 100 हो जाएगा यूनिट्स आपका, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालने कैसे निकलेगा, एवरेज रीऑर्डर लेवल आपका नॉर्मल दे ही रखा है क्वेश्चन में, 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, 1960 से उसका लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 760 यूनिट्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका वही है, इसमें आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लिमिट निकालना है। मैक्सिमम स्टॉक लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल आपका निकाल चुके हैं यहाँ 1960, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी थी 1000 की, माइनस आपका मिनिमम कंजप्शन 60 है और इंटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड 10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 10 हो जाएगा 600। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, प्लस अब प्लस प्लस आपका ऐड हो जाएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे 600, कितना निकल के आ जाएगा 2360 यूनिट्स। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट क्वेश्चन में दे रखा हो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 18,000 है, प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स है,
कैलकुलेट द प्रॉफिट, आपको क्या करना है, लाभ की गणना करनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लागत मूल्य बता रखा है आपको 18,000 का और लाभ 10% है बिक्री पर। आपको इतना पता है कि प्रॉफिट जो है वो 10% सेल्स पर है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 18,000 है। कॉस्ट हमें पता है, लेकिन यार प्रॉफिट किस पर निकालना है, सेल पे निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एक चीज़ का नॉर्मली समझ लीजिए कि 10% सेल कह रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सेल्स हमारी 100 है, जिसमें से 10% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो लागत हमारी कॉस्ट कितनी आई, 90 ही तो आई। 90 हमारी जो कॉस्ट हो गई और 10 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें यहाँ पर ये पता है कि कॉस्ट कितनी है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगता है आपका, कॉस्ट इंटू परसेंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो 18,000 क्या था हमारा, कॉस्ट थी। 100 माइनस 10 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट है 90%। तो और नीचे आपका कितना आएगा, 90 आ जाएगा, इंटू 10 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, नीचे 90 है, ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000। तो यही हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर आपसे क्वेश्चन में सेल पूछा होता तो क्या करते, इसी 18,000 में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते, तो सेल कितनी आ जाती है हमारी, 20,000 निकल के आ जाती। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऊपर हम 10 के बजाय 100 कर दें, तो वहाँ पर हमारी डायरेक्ट सेल भी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेंडर का लागत मूल्य 5 लाख रुपए है। यदि टेंडर मूल्य पर 20% लाभ चाहें तो निविदा मूल्य क्या होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेंडर इज ₹5 लाख। व्हाट विल बी द टेंडर प्राइस इफ द प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन टेंडर प्राइस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो टेंडर है, आपने पढ़ा होगा यूनिट कॉस्टिंग जो सेकंड है आपका, उसमें दे रखा था टेंडर प्राइस निकालते हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि जो टेंडर का कॉस्ट प्राइस है 5 लाख का है और उस पर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए है। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस सबसे पहले लिख लीजिए 5 लाख का, ऐड कर देंगे हम उसमें 20% ऑन टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस पे यहाँ पर दे रखा है आपका, तो क्या करेंगे हम, वही चीज़ जिससे पहले क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाई थी कि जो कॉस्ट दे रखी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 80% हो जाएगी। 100 हमारी टेंडर हो गया, अगर टेंडर प्राइस हमने 100 मान लिया तो हमारी कॉस्ट हो गई 80, क्योंकि 20% क्या है हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेल जो होती है आपको पता ही होगा कि कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके ही तो आती है। तो यहाँ पर नीचे आपका क्या आएगा, 80 आएगा, यानी कि जो 5 लाख है वो 80% है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,25,000 वो हो जाएगा प्रॉफिट। उसको हम ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो टोटल निकल के आएगा 6,25,000 और यही हो जाएगा हमारा टेंडर प्राइस, यानी कि आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 ठेका पूर्ण हुआ है। प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/2 है। 3/4 कार्य की लागत 3 लाख रुपए है। अप्रमाणित कार्य की लागत की गणना कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज 3/4, वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 of contract price, cost of 3/4 work is 3 लाख। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो आपके क्वेश्चन में कभी कभी अनसर्टिफाइड वर्क पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि कितना जो है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करना है। तो इस तरह का कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है। इसका आपको हो सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि फॉर्मूला क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है तो वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए 3/4 आपका क्या था, ठेका जो था कंप्लीट हो गया था और 1/2 क्या है, प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जो 3/4 है उसमें से 1/2 को लेस कर देंगे। लेस करने क्या करेंगे, तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, अपॉन में आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 निकल के आएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगी, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू है। अब इसको हम निकालेंगे रुपीज़ में, तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख आपकी दे रखी थी कि जितना कंप्लीट हुआ था उसकी वैल्यू, उसके लिए आपका इंटू 4/3 कर देंगे। 3/4 कंप्लीट हुआ था, इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी वैल्यू निकल आएगी पूरे ठेके की, पूरे हमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर का वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इतना ही सॉल्व करके देखिए तो आपका कितना निकल के आएगा, 3 लाख/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1 लाख हुआ, इंटू 4 कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 4 लाख हमारा पूरा हो गया। अब वर्क अनसर्टिफाइड की हमें वैल्यू 1/4 है, तो उस 4 लाख का क्या करना है, हमें 1/4 निकाल लेना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 1 लाख। तो वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक ठेके पर भेजा गया प्लांट 20% ह्रास चार्ज करने के पश्चात 16,000 में लौटाया गया। प्लांट की लागत तथा ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालना है। आपको ये पता है कि जब लौटाया गया था यानी कि रिटर्न किया गया था प्लांट, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 60,000 थी। उस पर 20% क्या था, डिप्रिसिएशन लगाया गया था। तो आपको ये निकालना है कि डिप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है।
डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालने के लिए क्या करेंगे, 16,000 दे रखा है आपका, 20% डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया था, तो यानी कि 80% क्या है, जो प्लांट है उसकी वैल्यू है। जो 16,000 दे रखा है वो 80% है, तो उसका क्या करेंगे हम 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकालने क्या करेंगे, 16,000 अपॉन 80 इंटू 100 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी हमारी, यानी कि 20,000 रुपये का लागत का जो था वो प्लांट था, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया। चार्ज करने के बाद जो बचा है वो 16,000 की लागत का है। उसके बाद अब इस पर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो उसमें निकालने के लिए सीधा सीधा आपका कॉस्ट ऑफ प्लांट पता चल गई हमको 20,000 की। वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में दे रखी थी 16,000 की, लेस कर दीजिए, डिप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया, 4,000 का निकल के आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए न्यूमेरिकल आगे थोड़ा सा थक गए होंगे, रिलैक्स कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरी के 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमांत लागत पद्धति में स्थिर लागत को डैश भी कहा जाता है। कुल लागत, उत्पादन लागत, अवधि लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज डैश इन द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, नॉन ऑफ द अबव। यानी कि जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग होगी उसमें स्थिर लागत को और क्या कहा जाता है, तो स्थिर लागत और क्या कहलाती है, अवधि लागत, पीरियड कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीमांत लागत तकनीक में परिवर्तनीय लागत को डैश भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो रिफर्ड टू एज डैश इन द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो हमें ये पता चल गया इससे पहले के क्वेश्चन में कि फिक्स कॉस्ट को क्या कहते थे, पीरियड कॉस्ट कहते थे, अवधि लागत। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि उत्पाद लागत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मित सामग्री के मूल्यांकन की विधि है। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड, हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो जब आप सामग्री का मूल्यांकन करते हैं तो उसके मेथड कौन से होते हैं, तो ये तीनों ही मेथड हो जाते हैं, फीफो, लिफो और हिफो। अलग अलग सिचुएशन और कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत जिस क्रम में सामग्री आती है उसे उसी क्रम में उनके लागत मूल्य पर निर्मित किया जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ऑर्डर इन विच द मटेरियल्स कम दे आर इशूड इन दैट ऑर्डर एट देयर कॉस्ट प्राइस। अंडर फीफो सिस्टम, अंडर लीफोस मेथड, अंडर स्टैंडर्ड वैल्यू सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि जिस वैल्यू पे आ रही है उसी पर हम क्या कर रहे हैं, उसको निर्मित भी किए दे रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी वही पहले जाएगी भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक श्रमिक किसी दिन निश्चित समय से अधिक समय कार्य करता है तो यह कहलाता है। इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन द स्पेसिफाइड टाइम ऑन एनी डे इट इज कॉल्ड ओवर टाइम, लेस टाइम, सेविंग्स, स्टैंडर्ड टाइम। तो जब जब आपका जैसे कि 8 घंटे हैं किसी वर्कर के काम करने का टाइम, उसने किसी दिन 10 घंटे काम कर लिया, तो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा काम किया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है ओवर टाइम, यानी कि अधि समय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सब अंकों से अंशदान की गणना कीजिए। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स ₹150 लाख, पीवी रेशियो 40%। आपको सेल्स बता दी है, पीवी रेशियो आपको पता है 40%, आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो होता है। सेल्स हमारे 150 लाख है, इंटू 40/100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। ये क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न सब अंकों से अंशदान की गणना कीजिए। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फिक्स्ड कॉस्ट ₹50,000, लॉस ₹20,000। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट बताई है और लॉस बताया, आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन अंशदान निकालना है। तो जब हमें अंशदान क्या होता है आपको पता ही होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाता है। कंट्रीब्यूशन में कौन सी 2 चीज़ें ऐड होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा, हमें क्या बताया, लॉस बताया है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट दे रखा होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन अगर लॉस दे रखा होता है तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए उसे हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 माइनस 20,000, कितना आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, 30,000। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न से पीवी रेशियो की गणना कीजिए। कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। सेल्स 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000। तो आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें बता दी हैं, सेल बताई है 80,000 की और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60,000 की। आपको क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन तक। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता था, अगर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट पता होता तो हम क्या करते, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 हो जाता। तो यहाँ पर जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ही हमारा निकल आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 25%। यही हो जाएगा हमारा पीवी रेशियो और करेक्ट आंसर यहाँ पे फिर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न विवरणों से समुचित बिंदु ज्ञात कीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट ₹40,000, पीवी रेशियो 20%। सॉल्व करेंगे इसे। आपको क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि समुचित बिंदु कैसे निकालेंगे। बीईपी निकालना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 40,000, पीवी रेशियो 20 था आपका। सॉल्व कर लीजिए इसे तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो बीपी हमारा कितना होगा 2 लाख का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थिर लागत 8,000 रुपये है, अर्जित लाभ 2,000 है, समुचित बिक्री 40,000 है, वास्तविक बिक्री ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताया गया है, फिक्स कॉस्ट 8,000, प्रॉफिट अर्न 2,000, ब्रेक इवन सेल है 40,000, फाइंड आउट एक्चुअल सेल। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले पीवी रेशियो की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए क्योंकि हमारे पास बीईपी दे रखा है और फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो उसी फॉर्मूले में रख के हम पीवी रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। बीईपी कितना है 40,000 हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हमें पता है 8,000 हो जाएगी और उसके बाद हमें पीवी रेशियो नहीं पता तो उसको हम एक्स मान लेंगे, इंटू ऊपर 100 हो जाएगा। अब इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 40,000 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, उसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 8 लाख। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, एक्स बाहर हो जाएगा, 40,000 अपॉन में चला जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20%। ये हो जाएगा हमारा पीवी रेशियो। अब एक्चुअल सेल निकालने क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस अर्न प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट पता थी 8,000, अर्न प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में दे रखा 2,000 का, ऐड हो जाएगा दोनों आपस में, अपॉन में 20% आपका जो पीवी रेशियो भी हमने सॉल्व किया था इंटू 100 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 50,000। तो वास्तविक बिक्री की राशि क्या हो जाएगी आपकी, एक्चुअल सेल 50,000 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। निम्नलिखित आंकड़ों से लाभ की गणना कीजिए। 1,20,000, पीवी रेशियो 20%, फिक्स कॉस्ट 15,000। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो बताए, फिक्स कॉस्ट बताइए, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल है 1,20,000 इंटू 20 अपॉन 100 हो जाएगा माइनस 15,000। सबसे पहले हम इधर सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 24,000, उसके बाद 15,000 से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,000। यही हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक के उपस्थित रहने के समय तथा उसके द्वारा कार्य पर लगाए गए समय के बीच का अंतर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम द वर्कर इज प्रेजेंट एंड द टाइम ही हैज़ पुट ऑन द वर्क इज कॉल्ड आइडल टाइम, मोर टाइम, सेविंग ओवर टाइम, सेविंग्स, मोर वर्क। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो श्रमिक उपस्थित रह रहा है वो कितनी देर वो कार्य कर रहा है, कार्य पर उपस्थित रहना और डायरेक्ट उसका काम को करना, उनके बीच का जो समय का अंतर है वो क्या कहलाता है। तो वो हो जाता है कार्यहीन समय, जिस टाइम वो कोई भी काम नहीं कर रहा, काम पर तो है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा कार्यहीन समय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।